अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 5, दैट इज कॉग्निटिविज्म। टॉपिक नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में हर वो चीज़ बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है आपकी मिड टर्म रिलेटेड, यानी कि शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और इवन MCQ रिलेटेड भी होती है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में हमें बताया गया कि इस कॉग्निटिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। याद रखें, दिमाग के प्रोसेस को समझने के लिए इस थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। अब इस थ्योरी ने हमें दिया था एक बेहतरीन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिससे दिमाग को समझा जा सका, या यूँ कह लें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइंड, एक्सप्लोर माइंड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया गया था कि कॉग्निटिविस्ट जो होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया इस बात पर कि इंसान किस तरह सोचता है और उसकी जो सोच होती है वो उसको इम्पैक्ट करती है उनके बिहेवियर को। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर को समझे बगैर इंसान के बारे में जानना मुश्किल होता है। इसके बाद जी टॉपिक नंबर 26 है थ्योरेटिकल अप्रोच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपके पास क्वेश्चन आ सकता था जी थ्योरेटिकल अप्रोच के आप कोई से भी 5 पॉइंट्स बताएं या आप बताएं कि वो किस पर कॉन्सेप्ट यूँ कह लें कि किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। तो हम देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। अब वो कैसे करेगी? हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव। अब वो देखेगी कॉग्निटिव जो थ्योरी है इसमें हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो क्या चीज़ पता चलेगी, बच्चे ने किस तरह इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, उसे स्टोर किया और उसे रिट्राइव किया बाय द माइंड। अगर हम कहते हैं कि कॉग्निटिव थ्योरीज जो होती हैं उन्हें कंसिडर अगर किया जाए ना कि बहुत बेहतरीन थ्योरी है जो कि बताती है इन बच्चों के पढ़ाई के मतलब यूँ समझ लें कि एक्सप्लेन करती है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग। लाइक क्या होगा? बच्चे रीजन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या या इसका गोल क्या है? To transfer knowledge to the student in the most efficient and effective manner possible. अगर ये आपके पास MCQs आता है जी fill in the blank, to transfer knowledge to the student in the most efficient effective manner possible, तो ये बेसिकली आपके MCQs में ज़्यादा आता है। गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा। इसके बाद जी फोकस। अब फोकस क्या है? क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का, व्हाट इज फोकस? तो the design of environment to optimize that transfer with efficient processing strategies. होप्स आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं जी टॉपिक नंबर 27 पर। डिफरेंस जितने भी होते हैं याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। हमेशा पेपर में आसान चीज़ें आती हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं आती कि यूँ कह लें कि रॉकेट साइंस आपसे पूछ ली कि कैसे बना था, ये सारी चीज़ें। डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिज्म एंड बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म है क्या? Observable behavior and the response of a human to environmental stimuli. वो behavior जिसे observe किया जाए और वो response जो इंसान देता है external environmental stimuli को देखकर या उसके according। अब कॉग्निटिज्म को हम देखते हैं, अब क्योंकि डिफरेंस बता रहे हैं ना, यहाँ पर बिहेवियर की बात की गई थी, अब यहाँ पे ह्यूमन माइंड के बारे में बात की जा रही है। टोटली डिफरेंट आ गया। अब इसमें बहुत मेन डिफरेंस ये था कि वहाँ पे बिहेवियर को डिस्कस किया था, नाम से जाहिर था बिहेवियरिज्म था। अब यहाँ कॉग्निटिज्म है तो यहाँ ह्यूमन माइंड के बारे में बात की गई, इसके कम्प्लेक्स प्रोसेसेस के बारे में बात की गई। अब कम्प्लेक्स प्रोसेस क्या हो सकते हैं? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी। Cognitism concerned with explaining higher mental process, perception, information, processing, language and knowing. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी शॉर्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो ये आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। खुद से अगर लिखना चाहते हैं तो समझें, मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप आराम से लिख सकें, कोई इशू नहीं होता। तो ये जो होती है ना कॉग्निटिज्म, ये इस बेसिकली ये काम करती है हायर मेंटल प्रोसेस के अंदर। अब हायर मेंटल प्रोसेस क्या है? परसेप्शन हो गए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई और नोइंग यानी जानना हुआ। कॉग्निटिव थ्योरीज। अब हम थ्योरीज की तरफ चलते हैं, मतलब कॉग्निटिव थ्योरीज डिफरेंस बता रहे थे ना, बिहेवियरिज्म को हमने थोड़ा सा बताया, अब डायरेक्ट हम कॉग्निटिविज्म पर आ चुके थे। अब कॉग्निटिव थ्योरी
याद रखिएगा ये इंसानों पर ज़्यादा हुई है, यानी कि ये जो रिसर्च हुई थी ना, कॉग्निटिव थ्योरीज की जो रिसर्चेस थी ना, वो ज़्यादातर इंसानों पर बेस की गई, एनिमल्स रिलेटेड। मतलब हम लोग शुरू में देख रहे थे तो हमें पता चला कि एनिमल्स पर ज़्यादा रिसर्चेस हो रही है, बट जब कॉग्निटिव थ्योरीज की बात की गई तो ये इसकी जो रिसर्च है वो इंसानों पर ज़्यादा की गई। तो हम कहेंगे कि रिसर्च बेस्ड मोर ऑन ह्यूमन देन ऑन एनिमल। Cognitive theories are often based on information processing model। अब ये किस तरह कॉग्निटिव देखा जाता है कि ह्यूमन पर, तो देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बनाया गया और उसके थ्रू देखेंगे कि इंसान किस तरह उससे वो जो काम कर रहा है उसके कितने अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब इसमें होता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ किया जाता है और जनरेट की जाती है एक नई नॉलेज, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर मौजूद नॉलेज जो होती है ना उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब वो नॉलेज कहाँ होगी, हमारे दिमाग में मौजूद होगी। तो और जब वो नॉलेज वहाँ मौजूद है तो हमारा दिमाग के पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई, नई नॉलेज आई, तो उसने जनरेट की, उसने यूज़ किया पुरानी नॉलेज को, नई से मिलाकर एक नई नॉलेज बना दी, यानी कि एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आ गई। अब टॉपिक नंबर 28 है जी जीन पिगेट। ये कौन थे जी? ये एक साइंटिस्ट थे, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। जीन पिगेट इज क्रेडिट टू हैव मोर प्रोफाउंडली अफेक्टेड द कॉग्निटिव पैराडिगम टू ऑफ अ नॉलेज। कॉग्निटिव थ्योरी जो दी थी वो जीन पिगेट थे उसमें शामिल। तो जीन पिगेट जो यहाँ पे उनकी इतनी तारीफ कर दी गई, वो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप करें, अदरवाइज छोड़ दें। ही इन्वेस्टिगेट द हिडन साइड ऑफ अ चिल्ड्रन माइंड। अच्छा, अब इसने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया था जीन पिगेट ने, तो उसने बच्चों के जो अंदर एक दिमाग के अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा, यानी उसके लाशऊर के बारे में बात की। अब पिगेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आवर थिंकिंग प्रोसेस चेंज रेडिकली through slowly from birth to maturity because we constantly strive to make sense of the world। इसके नज़दीक ये था कि इंसान की जो सोच है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। पैदा हो जैसे अगर बचपन की उसकी जो सोच है मेच्योरिटी लेवल तक जाते हुए वो चेंज होती है, क्योंकि वो दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, यानी उसका एक अलग नज़रिया होता है दुनिया को देखने का। हर चीज़ को वो फेस करता है, वो देखता है, एक्सपीरियंस करता है। इसके बाद ये हाउ डू वी डू दिस, ये पिगेट्स ने कहा था कि हम ये काम कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं। जो इंसान के अंदर ये क्वेश्चन उभरता है कि क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, तो इंसान नॉलेज हासिल करता है, यानी कि वो उस पर रिसर्च करता है कि ऐसा काम क्यों हुआ। सो वो सारी बातें इसने यहाँ पे डिस्कस की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द वे वी मेक सेंस ऑफ द वर्ड इज मैचुरेशन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये जो एंडोक्राइन न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ में एंडोक्राइन होता है जी, सिस्टम डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, तो वो मैच्योर होना शुरू कर देता है। बेसिकली हमें बताया ये गया था कि मैच्योरेशन में एक न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है कॉग्निटिव की, यानी कि हम कह सकते हैं मैच्योरेशन मीन contribution to cognitive development is in neurological growth and the development of endocrine system। होप सो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 6 में। पिगेट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, पिगेट स्टेजेस। अब उसकी देखते हैं उसने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में भी आती हैं और पेपर में भी आती हैं। फिलहाल हम देखेंगे कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव थ्योरी के क्या कंपोनेंट्स थे? पहले थी स्किन्स, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नॉलेज। फिर अडेप्टेशन प्रोसेस आ गया, एनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि आपकी काफ़ी सारी आती हैं। आपसे पूछा जाता है कि पिगेट की 4 स्टेजेस कौन सी थी, या आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सेंसरी मोटर बट 2 years ओल्ड। अच्छा, अब पहली स्टेज को उसने कहा ना सेंसरी मोटर, यानी कि 2 साल के बच्चे के अंदर ये एक डेवलपमेंट हो जाती है कॉग्निटिव अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है जी, अब बच्चा पहचानना शुरू कर देता है, वो उसे पता चलता है कि वो देखता है, उसे महसूस होना शुरू हो जाता है भी ओके मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये है। वो उसे फिर महसूस करेगा, समझेगा, और ये सारी काम उसके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है इस
स्टेज पर कि वो रियलिटी से डील करता है। अब डील विद रियलिटी इन टर्म ऑफ सेंसेशन एंड मोटर मूवमेंट। फिर पिगिन की जो सेकंड थी ना स्टेज, वो थी प्री ऑपरेशनल, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र के अंदर। अब इसमें उसने क्या कहा, उसने किस चीज़ पे फोकस किया, उसने बताया कि पहले तो बच्चे ने जी 2 साल की उम्र में देखना शुरू किया, उसे महसूस होना शुरू हुआ कि उसके आसपास कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर उसने उसे महसूस करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। फिर उसने उस पर इंटेंशनली काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उस बच्चे ने ना डील करना शुरू कर दिया रियलिटी से। अब सेंसेशन और मोटर मूवमेंट के थ्रू उसने ये काम किया। अब प्री ऑपरेशन आ जाता है, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र में। अब ये वो एज है जिसमें बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बिगिन टू यूज लैंग्वेज। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को देख रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अब वो किसी चीज़ को भी क्लासिफाई कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेगा बाय अ सिंगल फीचर, फॉर एग्जांपल कलर। अब उसे कलर्स महसूस होना शुरू हो गया। अगर किसी फ्लावर को देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि फ्लावर किस चीज़ का है, उसे सिर्फ ये पता होगा कि वो उसका कलर क्या है। फिर डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ अ सिम्बॉलिक थॉट। इसमें सिम्बॉलिक थॉट्स आ जाती हैं जी, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थोड़े से मुख्तलिफ बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। फिर जी हमारे पास थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब ये स्टेज जो होती है 7 से 11 साल की उम्र की होती है। गाइस ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लेसन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपकी स्टेजेस बताई जा रही हैं। स्टेजेस के नाम याद रखिएगा, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो मैं कहूँगी कि 2 साल की उम्र में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू कर देता है, उनके काम करने के तरीके देखना शुरू कर देता है, वो उसके साथ डील करना शुरू कर देता है, वो एक्ट करना शुरू कर देता है इंटेंशनली। फिर 2 से 7 साल की उम्र की जो स्टेज है उसे प्री ऑपरेशनल फिगर्स ने कहा। अब इसमें बच्चा बोलना शुरू हो गया, वो ईगोसेंट्रिक हो गया, उसने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट्स को बाय सिंगल फीचर, और उसके बाद वो सोच सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर आना शुरू कर दिया। अब ये जो सिंबॉलिक थॉट थी ना, ये अडल्ट से थोड़ी मुख्तलिफ थी। इसके बाद ये टॉपिक नंबर 32 दैट इज फिगर्स 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 3। तो थर्ड स्टेज है जी उसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब 7 से 11 साल की उम्र का एक बच्चा बन गया। अब उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। अब उसने कहा कि ये जो एज होती है ये मिडिल चाइल्डहुड होती है। बच्चे के अंदर एक तब्दीली आती है, उसके अंदर एक एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है जिसे कहते हैं द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू रीजन लाइक एन अडल्ट इन एवरी वे। अब बच्चा सवाल करना शुरू कर देता है। बेसिकली इसका ये था कि इस एज में आकर बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है कि वो रीजन करता है, यानी कि क्वेश्चन करता है, जैसे बड़े बच्चे करते हैं, अडल्ट्स करते हैं। अब जो ये जो रीजनिंग करता है ना, इसमें वो यूं कह लें कि वो एक्सेप्ट करता है कि अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या है? जस्टिस, इन्फिनिटी, द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर देता है। इसमें आके वो सारा कुछ समझना शुरू कर देगा, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, मैथ्स, वेट। बच्चा इस एज में आके आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होना शुरू हो जाता है। पहले उसने क्लासिफाई किया था ऑब्जेक्ट को एक फीचर पर, अब यहाँ आकर उसने 7 फीचर्स यूज़ करना शुरू कर दिए। अब उन्हें ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया। इसके बाद ये 4th स्टेज है, टॉपिक नंबर 33 है फॉर्मल ऑपरेशन, दैट इज 11 ईयर एंड अप। 11 ईयर के बाद और 11 ईयर या उससे ऊपर फॉर्मल ऑपरेशन। By the end of childhood, most individuals have progressed to full adult cognition, including the ability to reason using abstract concepts concerned with the hypothetical and future. अच्छा, अब ये वो एज होती है जिसमें बच्चा यूँ कह लें कि सीख चुका होता है जो कुछ उसने सीखना होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा पता चल चुका होता है। 11 साल के बाद उसकी चाइल्डहुड ख़त्म हो जाती है, उसका बचपना ख़त्म हो जाता है। तो उसे सारी बातें जो कुछ उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहे थे, अगर क्लियर हो गए तो फाइन, वो उस अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं हुए तो वो उन उलझनों के साथ आगे बढ़ेगा। अब फाइनल थॉट देखते हैं जी पिगेट की। A child who had not completed certain development stage could not learn things from higher development stage. अब उसने कहा कि जो बच्चे होते हैं अगर उनके अंदर वो इस
यूँ कह लें कि वो इस पूरे तरीके को यानी कि इन पूरी स्टेजेस को नंबर बाय नंबर या वन बाय वन कंप्लीट नहीं करते तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, वो डेवलपमेंटल स्टेज में कह लें कि हाई डेवलपमेंटल स्टेज में वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये उसने यहाँ पे एक डायग्राम दे दी कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पेपर में इतनी नहीं आती, तो हम इसे करते हैं जी स्किप। टॉपिक नंबर 34 एलन पैवरडॉल कोडिंग थ्योरी। अच्छा, अब एक और हमारे पास आ गई जी थ्योरी। अब देखते हैं जी इसमें होता क्या है। दो किस्म के इसमें इंफॉर्मेशन को यूज़ किया गया था, विजुअल और वर्बल चैनल। ही प्रपोज दैट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बोथ विजुअली एंड वर्बली इन्हांस रिकग्नाइजेशन एंड रिकॉल। अब उसने कहा कि दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चा ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से याद रख सकता है, या वो देख के या वो बोल के। यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे वो देखता है उसके दिमाग में महफूज हो जाती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चा पढ़ता है। अब आप लोग जब पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ये दो खाली याद रखिएगा, विजुअल और वर्बल चैनल। इसके बाद है जी यूजेस इन क्लासरूम। टॉपिक नंबर 35 टीचर पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं जी टीचर का क्या पर्सपेक्टिव है। प्लान करिकुलम बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे शुड लर्न। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो प्लान करके चले और उसे पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या जानना चाहिए या क्या जानते हैं और उन्हें क्या पढ़ाना है मज़ीद, या क्या उन्हें इल्म मज़ीद देना है। एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल यूज विजुअल। अब टीचर का काम है कि वो इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करे, असेसमेंट यानी जजमेंट करे स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल को देखकर, यूज विजुअल यानी कि वो सारा देखकर, डेवलप नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब टीचर देखे कि बच्चे के अंदर कितनी स्किल्स हैं, वो कितनी आसानी से एक चीज़ को उठा सकता है और कितनी चीज़ों को वो छोड़ सकता है। अब जब पिगेट ने थ्योरी दी तो ऐसा हो नहीं सकता था क्रिटिसिज्म ना हो, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अब क्या क्रिटिसिज्म हुआ? नेचर ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्रिटिसिज्म उसके सामने आया कि कहा यह गया कि देखिए पिगेट ने थ्योरी तो दे दी, बट उसने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी स्टेज को दूसरी स्टेज के बाद आना चाहिए। पिगेट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेज टू स्टेज अक्कर, या यूं कह लें कि ये कहा गया कि पिगेट ने यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेज बाय स्टेज अक्कर होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। अब जो उसने थ्योरी दी थी उसने उसमें इग्नोर किया कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसने स्टेजेस दी उन्हें जल्दी यूँ कर लें कि उस पर अबूर हासिल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सो उसने इसको इग्नोर किया था। नेचर ऑफ स्टेजेस। अब हम बात करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ person at a given age may be so variable from domain to domain that it's not possible to place the person in a single stage. अब जब थ्योरी उसने दी तो उसने इस बात को भी फोकस नहीं किया कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और उनकी सोचने समझने की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रन एबिलिटीज़। अब बच्चों के अंदर जो खसूसियात होती हैं उसने पिगेट ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। कल्चर को भी उसने डिफरेंट, अब हर एक के कल्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और पिगेट ने इन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद ये लेसन नंबर 7 है कंस्ट्रक्टिविज्म पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। हम पहले देख चुके थे, फिर भी हम इसके साथ चलते हैं जी। व्हाट ईच पर्सन सीज डिपेंड मोर ऑन व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द पर्सन ब्रेन। अब यहाँ कहा गया कि इंसान जो चीज़ देखता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत उसके जो उसके दिमाग में महफूज होता है। इंसान देखकर कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को। अब वो जो नॉलेज होती है वो अपने लिए भी करता है, वो सामने इंसान के लिए भी कंस्ट्रक्ट करता है। कोर आइडिया। अब इस थ्योरी को बेसिकली लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी? पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस।
अगर हम बात करते हैं ना इस थ्योरी को लेकर, तो हम कहेंगे कि इंसान जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट, हर इंसान अपने अंदर अपनी मर्जी के मालूमात को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि वो जब दुनिया को देखता है तो अपने नज़रिए से देखता है, ना कि दूसरे नज़रिए से। फिर वो जो एक्सपीरियंस उसे खुद मिला होता है, जो काम वो कर होता है, वो उसे लागू करता है दूसरों पर या वो अपने आने वाली ज़िंदगी पर। जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ नई है, मतलब न्यू है, when we come upon something new, we join it with our previous ideas and experience. जब हमें पता चलता है ओके ये तो नया था, तो वो हम ढूंढते हैं कि हमने जो पीछे एक्सपीरियंस किए थे, जो आइडियाज़ हमारे पास थे, हमारे दिमाग में सेफ थे, उनके साथ हम इन्हें मैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। वी चेंज ओवर ओल्ड व्यूज़। अब जब हम ये ज्वाइन करते हैं तो इसके नतीजे में हम अपने पुराने ख्यालात, अपने पुराने यकीन को बदल सकते हैं, बदल देते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि हम जो नई इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कार्ड कर दें, माननी ही नहीं, जो दिमाग में सेव है तो उसी पे हम चलें और न्यू को माने ही नहीं। इसके बाद ये एवोल्यूशन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज रूट इन क्लासिकल एंटिक्विटी, गोज बैक टू सुकरात डायलॉग। अब हम जी सुकरात का डायलॉग देखते हैं। आस्क हिज फॉलोअर direct question that led students to realize for themselves the weakness in their thinking. अब सुकरात जो था ना, उसने अपने मानने वालों से एक सवाल पूछा, या यूं कह लें कि उसने अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछा, जिसकी वजह से शागिर्दों को रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, वो किस हद तक सोच सकते हैं, या यूं कह लें कि उनकी जो वीकनेस इन देयर थिंकिंग, उनकी सोच सलाहियत कितनी है, कितनी कम है। अब सुकरात ने क्या क्लेम किया था? उसने कहा था कि बेसिक कंडीशन फॉर लर्निंग एग्जिस्ट इन द कॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल। सुकरात ने उनसे क्वेश्चन किया, वो बहुत लंबा चीज़ है, उसे छोड़ देते हैं। सुकरात इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बेसिक कंडीशंस होती हैं ना लर्निंग की, वो कॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल के अंदर छुपी हुई होती हैं। इट वॉज Piaget theory of intellectual growth that had primary influence on the development of current position. Specifically, अगर पिगेट की हम बात करते हैं तो ये वो पहला इंसान था जिसने एम्फसाइज किया था प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंज। एमसीक्यूज रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिगेट वो पहला इंसान था जिसने एम्फसाइज किया था किस चीज़ पर? द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंज एज इंटरेक्शन between existing cognitive structure and new experiences. In recent time, अगर हम आजकल की बात करें तो जॉन डेवे एंड जीन पिगेट developed theories of childhood development and education. अब ये जो है ना, इन सारे दोनों की थ्योरी को मिला के हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन that led to the evolution of constructivism. टॉपिक नंबर 40 है जी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जी हमारे पास इसके अंदर आते हैं, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आते हैं, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। अब विगोट्स्की कौन था? उसने डिस्कवर किया था कि हाउ मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रो आउट ऑफ अ सोशल इनकाउंटर। इंपॉर्टेंट है ये आपके एमसीक्यूज रिलेटेड, तो इसे याद रखिएगा। लिविट विगोट्स्की थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि how meanings and understanding grow out of social encounters. Zone of proximal development. Children working on their own rarely do as well when they work in collaboration with an adult. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एब्रीवेशन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लें हम यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपका था, मुझे याद है, ये आपके पेपर में भी था क्वेश्चन। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चे जो होते हैं वो अकेले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि जब वो किसी बड़े के साथ काम करते हैं, यानी कोलैबोरेट करते हैं विद अडल्ट्स। अब क्यों होता है? देखें, जब ऐसी बच्चे बड़े के साथ होगा तो उसके अंदर वो जो सोच उसके दिमाग में होती है वो अच्छी तरीके से रिफाइन नहीं होती। अब अडल्ट तो अपनी परफॉर्मेंस बताएगा, वो उसे बताएगा ओके ये करना है, वो जो क्वेश्चन उसके दिमाग में थे उस बच्चे के वो वैसे के वैसे रह गए, सो वो नहीं कर सकते। MKO स्टैंड फॉर व्हाट? मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स।
टॉपिक नंबर 41, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जीन पिगेट्स की हम बात कर रहे हैं, सारी जगह हम जीन पिगेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिविगोट्स्की भी है, तो ये याद रखिएगा इसने क्या काम किया था और जीन पिगेट्स ने क्या किया था। जीन पिगेट डिस्कवर हाउ द इंडिविजुअल learner understand things in terms of development stages and learning styles. There are two components, दो components है जी, ages and stages, theory of development. एजेस और स्टेजेस में क्या है, इसमें प्रिडिक्ट करते हैं कि चिल्ड्रन क्या और क्या समझना है और क्या नहीं समझना, या यूँ कह लें कि इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा इस एज में, एक ख़ास एज में क्या समझेगा और कौन सी ऐसी बात है जो उसे नहीं समझानी, और किस एज पे जाके उसके लिए वो बात बेहतर रहेगी। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में जी डिस्क्राइब हाउ लर्नर डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है कि लर्नर कैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। हम डिटेल में देखते हैं जी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन कैन नॉट बी गिवन इंफॉर्मेशन विच दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड एंड यूज़। याद रखें, इंसान वो इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देता जो कि उसने फ़ौरन से या अभी अंडरस्टैंड की हो, उसे इस्तेमाल किया हो। लर्नर मस्ट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। अब जो पढ़ने वाले, जो देखने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। दे बिल्ड देयर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। अब वो नॉलेज कैसे हासिल करेंगे? थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन्हें एक कह लें कि क्रिएट कर सकते हैं स्कीम्स, मेंटल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज स्कीम्स आर चेंज enlarged and made more sophisticated through two complementary process, assimilation, accommodation. आगे चल के हम देखेंगे assimilation और accommodation है क्या। टॉपिक नंबर 42 है जी assimilation and accommodation. Assimilation stand for what? या आपके पास आता है what is assimilation? क्वेश्चन है आपके पास sorry for this. The individual cognitively adopt to and organize information by using current pre-existing schemes to interpret experience and the external world. Ongoing process. Kindly guys, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एसिमुलेशन में होता क्या है? अब इंसान जो होता है वो यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरह उसने इन्फॉर्मेशन ली, उसे ऑर्गेनाइज किया। अब ये इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेता है? वो अपने एक्सपीरियंस से लेता है, और ये एक्सपीरियंस उसे कहाँ से मिलेंगे? थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस है एसिमुलेशन। अकोमोडेशन क्या है, हम आगे चल के इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एसिमुलेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं जी अकोमोडेशन को। चेंजेस इन बिहेवियर thinking take place when new information no longer fit into old way of understanding. अब ये कहा गया, देखिए जी, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है जब उससे एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसके पुराने व्यू के साथ मैच ना कर रही हो। Existing schemes change to accommodate new information and new schemes are created that contain the new information. अब जो पुरानी सोचे या पुराने नज़रिए हमारे अंदर पाए जाते हैं वो उन्हें तब्दील हो जाते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि अभी अभी क्रिएट की होती है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज बिकम रीशेप्ड एंड recognized as a child attempt to adjust. Thinking become more sophisticated. अब देखें जी, Banging is a favorite scheme used by the babies to explore their world. इसके बाद ये assimilation में देखते हैं occur when the incorporate new object into schemes. Accommodation में क्या हुआ? occur when the new object does not fit the existing schemes. अब बच्चा जब कर रहा था बैंगिंग, यानी कि वो एक खिलौने के साथ खेल रहा था, तो उसके लिए वो एक अच्छी चीज़ थी। जैसे ही उसके पास एक नई चीज़ आई, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई, उसने उसे उठाया, उसे हिलाना शुरू कर दिया, उतनी ही ज़ोर से उसे प्रेस करना शुरू कर दिया। बट असेम्बलेशन में तो वो काम कर रहा था, लेकिन जैसी अकोमोडेशन हुई, यानी कि उसने उसे उसी तरह प्रेस किया, तो वो, अगर फर्ज करते हैं यहाँ पर इसके पास एक एग है, अब इसे हिला रहा है ज़ोर से और उसे प्रेस कर रहा है, असेम्बलेट तो कर रहा है बट अकोमोडेट नहीं कर रहा। अब जैसे ही वो एग टूट गया, बच्चे को पता चला ओके ये तो गलत है, इसे तो छेड़ना ही नहीं था, ये तो मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था इससे ये काम होता है। सो वो एक उसके अंदर एक
यूँ समझे सोच उभरी, वो एक स्टेप पीछे हटा। तो अकोमोडेशन को एक स्टेप पीछे हटना कहते हैं असिमिलेशन, यानी कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है नई इंफॉर्मेशन को। टॉपिक नंबर 43 है जॉन डेवी। अब जॉन डेवी फिलॉसफी क्या है? एजुकेशन स्टार्ट विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। Employ project method or a group learning depend heavily on experience learning। बस 2-3 ही कर देते हैं, इतने ज़्यादा इसके नहीं आते। डेविड रोल फॉर टीचर। अब इसने टीचर के बारे में क्या कहा? अब उसने कहा देखें, आप मालिक ना बने बच्चों के, बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें इनकरेज करें, उन्हें सजेस्ट करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनकी हेल्प करें, उन्हें प्लान करें, उनकी हेल्प करें, हर वो काम करें। यूँ समझ लें कि हर वो काम जो फैसिलिटेटर करता है वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो करे। अब वो उसे कमांड भी रखनी चाहिए डिसिप्लिन्स पर। तो ये था जी लेसन नंबर 7। होप्स आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।